सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो क्लास 10 के केमिस्ट्री में धुआं धुआं करने के बाद अब हम एंट्री मारेंगे बायो पे। ठीक है, केमिस्ट्री का पूरा 3 वीडियो बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया। उसके बाद हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी किया और बहुत जल्दी मैं पीवाईक्यू अपलोड करने जाऊंगा। ठीक है, अपलोड करने जा रहा हूँ। उसमें बहुत ही डिटेल तरीके से मैं कॉन्सेप्ट विथ पीवाईक्यू समझाऊंगा। तो अब हम एंट्री लेते हैं बायो पे। जो आपका पहला चैप्टर है बायो का, वो है लाइफ प्रोसेस। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से आता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ये जो लिखा है ना, ये तुम्हें नोट मिल जाएगा कहाँ पे, ये तुम्हें नोट मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं। बस ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ। अगर तुम सुनोगे अच्छे से तो बहुत चीजें, मोर देन 50% थिंग तुम्हें यही वीडियो से याद आ जाएंगे। ठीक है, साइड के जो नॉइज है आसपास के वो थोड़ा कम करो और कान में ईयरफोन डाल दो ताकि मेरी आवाज पूरा आपके बॉडी के अंदर पहुंच सके। ठीक है, देखो तो लाइव प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखो। जब हम मूव कर रहे हैं, जब हम मूव नहीं कर रहे हैं, सॉरी, जब हम मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह पे बैठे हैं घर पे, जब हम रेस्ट कर रहे हैं और जब हम स्लीप कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है? अगर तुम्हें ये लगता है तो तुम गलत हो। जब तुम रेस्ट कर रहे हो, तुम सो रहे हो, तब भी तुम्हारे बॉडी में कुछ प्रोसेस चल रहे होते हैं और उसी प्रोसेस का नाम है लाइफ प्रोसेस। सर कैसा प्रोसेस? जैसे कि तुम सो गए, तुम्हारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट हुआ, तुम्हारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट हुआ। जब तुम सो रहे हो तो तुम्हारा हार्ट चल रहा है, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। तुम सो रहे हो, तुम्हारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल थोड़ा थोड़ा करके मतलब अलग हो रहा है, तो वो हो जाएगा एक्सक्रीशन। तुम सो रहे हो और तुम्हारी सांसें चल रही है, वो हो जाएगा रेस्पिरेशन। तो ये सारे प्रोसेस को कुल मिला के हम लोग बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। क्लियर बात? ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? लाइफ प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या आ गया, एक नया कॉन्सेप्ट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और हम उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यानी कि, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड। दो चीजें, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो सबसे पहला फूड ब्रेकडाउन होगा एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो फूड ब्रेकडाउन होगा उसमें से एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। आगे नोट में है, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं। तो मेटाबॉलिज्म मतलब फूड ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगा। सिंपल बात। जो तुमने एक रोटी खाई तो वो रोटी जाके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद उसमें से एनर्जी निकलेगा जो कि तुम्हारे बॉडी में आगे काम आएगा। तो एक चीज यहाँ पे टूटता है और एक चीज बनता है, उसी को हम लोग नेम दे देते हैं कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। सर ये क्या है? एनाबोलिज्म का मतलब है जब कुछ चीजें बॉडी में क्रिएट होगा, हमने देखा कि एनर्जी क्रिएट हो रहा है। और कैटाबोलिज्म का मतलब है जब बॉडी में कुछ चीजें टूटेगा, यानी कि जब कुछ चीजें ब्रेकडाउन होगा। तो फूड ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे ये जो फूड है ये ब्रेकडाउन होगा, तभी जाके एनर्जी निकलेगा। तो जब एनर्जी निकलेगा उसको बोलेंगे एनाबोलिज्म, जब फूड ब्रेक होगा उसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। तो फूड ब्रेक होके पूरा एनर्जी निकलेगा जो बॉडी में यूज होगा, उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। क्लियर मेटाबॉलिज्म क्या है? ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने सब लिख लिया जो कि मैं पहले स्लाइड में बता रहा था। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे बॉडी के एक एक लाइफ प्रोसेसेस है। इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? ओके। देन देखो न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, और ये पूरा एक बाय एक पढ़ेंगे। आज वाले कंसेप्ट में सिर्फ हम लोग न्यूट्रिशन ही पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखो। रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इसके अगले वीडियो में होगा। एक्सक्रीशन और बाकी के जो बचा कुछ चीजें उसके लास्ट वीडियो में होगा। 3 वीडियो होगी इस चैप्टर पे। क्लियर? न्यूट्रिशन देखो, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म procure food or synthesize it and convert it into simple observable from by a series of biochemical process। सर लंबी चौड़ी लाइन लिखी गई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको याद रखो। यही लिखोगे तो मार्क आएंगे। समझने में मैं एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। तो प्रोक्योर फूड एंड सिंथेसाइज का मतलब है कोई एक ऑर्गेनिज्म जो फूड खाता है अपने बॉडी में। तुम छुप के गए अपने मम्मी जब सो रही है, तुम रसोई में गए, एक बिस्कुट खा लिए छुप के, क्या वो बिस्कुट बॉडी में एज इट इज पूरा सर्कुलर शेप में जाएगा? नहीं। तब तुम बिस्कुट खाए और वो बिस्कुट जाके बॉडी में आगे ब्रेक होगा।
और ब्रेक होगी, उसमें से तमाम चीजें निकलेगी, तमाम केमिकल प्रोसेस होंगे और उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन। क्लियर? क्लियर। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एनर्जी सोर्स को यूज करके, रॉ मटेरियल को यूज करके फूड ऑब्टेन करते हैं अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट से। जैसे कि न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोफिक, एक होता है हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक तुम्हें पता होगा, जो अपना फूड खुद बनाता है, और हेटेरोट्रोफिक जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। सर फूड तो मम्मा भी खुद बना देती है। मम्मा जो फूड बनाती है वो बाजार से वेजिटेबल खरीदा हुआ आता है। मम्मा वेजिटेबल खुद प्रोड्यूस नहीं करती। मम्मा को जाके बोल दो कि मम्मा एक टोमेटो बनाओ, कान के नीचे देंगे एक थप्पड़, ठीक है। तो जो फूड खुद बनाती है वो क्या है, वो हो जाएगा हमारा ग्रीन प्लांट। क्या हो जाएगा? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट है इसलिए मैंने ग्रीन कलर में लिखा, ठीक है। और जो डिपेंड करते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, जिसको हम लोग हेटेरोट्रोफिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रोफ देखो यहाँ पे, ये प्लांट हो गया, अलगी हो गया, ये दोनों को याद रखना। फाइटोप्लैंक्टन हमारे पानी में मिलता है, कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रोफ होते हैं। हेटेरोट्रोफ में एनिमल हो गया। फंगी, फंगी डिपेंड करता है डेड मैटर पे, पढ़ेंगे आगे, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है ये। और ये जो प्रोटोजुआ है और कुछ बैक्टीरिया है, ये भी हेटेरोट्रोफ्स है, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। क्लियर बात? ठीक है। देन देखो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको सिंपल टर्म में तुम याद रखते हो कि जो प्लांट खुद अपना फूड बनाता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। पर बात अब ये है कि वो अपना फूड कैसे बनाए। उसके लिए उसको एक प्रोसेस चाहिए जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या होता है, वो एक्सटर्नल सब्सटेंस को यूज करता है एनर्जी कन्वर्ट करने में। सर एक्सटर्नल सब्सटेंस क्या है? एक्सटर्नल सब्सटेंस ये है प्लांट के लिए, जैसे कि वाटर हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लिखा भी है सेकंड पॉइंट में। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, दो चीजें ऑब्जर्व करता है। प्लांट दो चीजें ऑब्जर्व करता है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट कितना चीज ऑब्जर्व करता है, एंड ऑब्जर्व करने के बाद उसको किसमें कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, और तुम यहाँ पे सिंपल टर्म में लिख सकते हो ग्लूकोज। मतलब प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऑब्जर्व किया और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। इसमें उसको हेल्प कौन किया? इसमें उसको हेल्प किया सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल प्लांट के लीफ में होता है। लीफ में कहाँ पे पर्टिकुलरली? लीफ में प्लास्टिड में होता है। तो ये जो सनलाइट एंड क्लोरोफिल है, इन्होंने प्लांट को हेल्प किया कि भाई तुमने जो ऑब्जर्व किया कार्बन डाइऑक्साइड, उसके हेल्प से तुम बनाओ कार्बोहाइड्रेट। और जब कार्बोहाइड्रेट बन गया तो प्लांट वो अपने बॉडी में यूज कर लेगा। और अगर वो स्टोर करेगा अपने बॉडी में, प्लांट तो सारा फूड यूज नहीं करेगा, जैसे कि मम्मी फूड बच जाए तो फ्रीज में डाल देती है, ठीक उसी तरह अगर प्लांट वो एनर्जी को स्टोर करे तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जब वो यूज करेगा ना उस एनर्जी को, उस फूड को, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में यूज करेगा। एनर्जी प्लांट प्रोड्यूस कर लिया, अगर वो उसको यूज करेगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में यूज करेगा, अगर वो उसको स्टोर करेगा तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा। और ये है पूरा तुम्हारा वर्ड इक्वेशन, किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला और यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन वाटर प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ऑक्सीजन है। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल आएगा कि कौन सा लाइफ प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? और ये जो साइड में जो नंबर लिखा है ना, यहाँ पे 6, 12, ठीक है, 6, ये झक मारने के लिए नहीं लिखा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, कितने? 12 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कितना ऑक्सीजन रिलीज होता है? 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है, ये याद रखना। ओके, ये देखो प्लांट का एक क्रॉस सेक्शन लीफ में है। लीफ का ये जो होता है ना बॉर्डर पूरा साइड का, उसको जूम किया जाए, ठीक है। लीफ का ऊपर पार्ट नहीं है, ये बस उसका साइड का पार्ट है जो एकदम पतलू सा होता है। यहाँ पे देखो फ्लोरोप्लास्ट है, बीच में कुछ एयर स्पेसेस है। क्यों एयर स्पेसेस है भाई? वो एयर स्पेसेस इसीलिए है क्योंकि तुम्हें पता है कि जो लीफ होता है वो वाटर में क्या करता है, वाटर में फ्लोट करता है, इसीलिए उसके अंदर एयर स्पेसेस है। और नीचे क्या है, गार्ड सेल है। ये क्या करता है, ये गैस एक्सचेंज करता है। सर क्या गैस एक्सचेंज? मतलब जब फोटोसिंथेसिस होगा तब CO2 प्लांट के अंदर एंट्री करेगा, और फोटोसिंथेसिस के बाद O2 जो है ऑक्सीजन प्लांट में से निकल जाएगा।
तो इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे एक डायग्राम बना के इसको कर देगा पार्ट नंबर 1, इसको कर देगा पार्ट नंबर 2, इसको कर देगा पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पार्ट में ज्यादा प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, कौन सा पार्ट हो जाएगा पार्ट नंबर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पार्ट है जिसमें गैस एक्सचेंज होता है, मतलब 3 वाला पार्ट, लोअर पार्ट देखो यहां से गैस एक्सचेंज हुआ। कौन सा पार्ट है जिसके वजह से प्लांट फ्लोट करता है पानी पे, वो हो जाएगा 2 नंबर पार्ट। और यहाँ पे देखो ये अपर वाले लेयर को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, लोअर को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, मतलब ये प्लांट का ये लीफ का स्किन टाइप है, लीफ का स्किन है। और वैक्सी क्यूटिकल क्या होता है, ये मेनली हम लोग डेजर्ट प्लांट में पाते हैं। तो जो डेजर्ट प्लांट में बाहर एक कांटा कांटा टाइप का होता है छोटा छोटा, वो होता है वैक्सी क्यूटिकल। तो क्वेश्चन आएगा कि वैक्सी क्यूटिकल प्लांट के एपिडर्मिस के ऊपर है या नीचे, जाहिर सी बात है स्किन के ऊपर है, यानी कि एपिडर्मिस के ऊपर। क्लियर। फोटोसिंथेसिस देखो, ये उसने क्या किया, उसने मिट्टी से वाटर ले लिया, देन वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, यहाँ पे सनलाइट ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे शुगर। क्लियर बात। यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस लिखा है, फोटोसिंथेसिस सेम बात, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके ये क्लोरोफिल और सनलाइट के हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बोहाइड्रेट, और इसी को तुम लोग बोलते हो सिंपल में ग्लूकोज, इसी को तुम लोग नेम दे देते हो C6H12O6। तो कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या डालोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तुम्हें यह याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सिर्फ 2 रिएक्शन होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। क्या है ये रिएक्शन, ये तुम्हें बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, सिर्फ याद रखना है कि लाइट रिएक्शन है एंड डार्क रिएक्शन है। क्लियर बात। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है कि इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसको तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 3 रिएक्शन होता है, 3 इवेंट ऑकर होता है, कब, जब फोटोसिंथेसिस होता है। डायरेक्टली ये तीनों असर्शन रीजन क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर 2 मार्क क्वेश्चन में पड़ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, 3 स्टेप्स लिखो। सबसे पहले क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को ट्रैप करता है। देखो यहाँ पे जो क्लोरोफिल है ना, यहाँ पे छोटा छोटा छोटा, देखो सनलाइट है, सनलाइट को इसने ट्रैप कर लिया। देखो यहाँ पे लिखा है क्लोरोप्लास्ट, तो इसने सनलाइट को ट्रैप कर लिया, मतलब जो भी सनलाइट गिरा उसको चिपका देता है अपने बॉडी पे, चिपकू टाइप है ये। तो कौन चिपकू टाइप का है, क्लोरोफिल, ये सनलाइट को ट्रैप करता है। फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तुम्हारे एग्जाम में कि फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन से एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और लास्ट वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस में किसका रिडक्शन होता है, और क्वेश्चन आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होता है। देखो यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, मतलब कार्बन के पास सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट था, पर यहाँ पे देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन आ गया। तो जब हाइड्रोजन का प्लस होता है, हमें पता है वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया। तो 3 बात, सबसे पहले क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ट्रैप किया, उसके बाद वही लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। क्लियर। और ये जो तीनों चीज है, ये ऐसा गारंटी नहीं कि स्टेप बाय स्टेप होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री किया, क्लोरोफिल ट्रैप हुआ, फिर रिडक्शन होगा, ऐसा नहीं। प्लांट क्या करता है, डेजर्ट प्लांट, जितने भी सारे डेजर्ट प्लांट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं रात को कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेते हैं। देन जब दिन में सनलाइट आता है तो ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्लांट है जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस दिन में करते हैं, तो वो हो जाएगा डेजर्ट प्लांट। और एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेजर्ट प्लांट के फोटोसिंथेसिस के बारे में 2 लाइन लिखो। क्या लिखोगे, ये क्या करते हैं, ये एट ए टाइम सारे प्रोसेस नहीं करते, डू नॉट हैव टू ऑकर डायरेक्टली वन आफ्टर अनदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रात में स्टोर करते हैं और दिन में ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर बात। देखो यहाँ पे लिखा है देयर आर ग्रीन स्ट्रक्चर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन स्ट्रक्चर, उसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज, क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है ये करता है क्या, ये करता है ट्रैप।
और तुम्हें पहले ही 2-3 स्लाइड पहले मैंने बता दिया था कि जो गैस एक्सचेंज के लिए लीफ के जो नीचे वाले पार्ट में एक टीनी ओपनिंग होता है और इसको हम लोग टाइनी पोर भी बोल देते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर होता है, उसका हम लोग नाम देती है क्या, स्टोमाटा। यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा स्टोमाटा, और ये जो सेल बना है ना, ये जो है ये एक है और ये एक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गार्ड सेल। ये बॉडी गार्ड की तरह है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, बस याद रखो इसको हम लोग बोलेंगे गार्ड सेल। क्लियर बात, ठीक है। देन देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या तुम देखोगे, ध्यान से यहाँ पे देखो, सबसे पहले लीफ को तुम क्या किए, बॉईल करके तुमने अल्कोहल पे डाला। ये जो सोल्यूशन है ना यहाँ पे, ये जो सोल्यूशन है इसका नाम है अल्कोहल, इसमें तुमने क्या किया, इसमें तुमने लीफ को डाला, ठीक है। कौन सा वाला लीफ, डी स्टार्च लीफ। सर ये डी स्टार्च लीफ क्या होता है, सिंपल, तुम लोग लीफ को लाके घर में कुछ दिन रख दोगे तो वो जितना भी स्टार्च था वो अपने बॉडी में यूज कर लेगा, वो हो जाएगा डी स्टार्च लीफ। जब तुम उसको अल्कोहल के सोल्यूशन में डीप करोगे तो ये जो अल्कोहल का सोल्यूशन है ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से कलर में कन्वर्ट होगा, ग्रीन कलर में। क्यों, क्योंकि इसका जितना भी सारा क्लोरोफिल है ना वो अल्कोहल के सोल्यूशन में आ जाएगा पूरा ऐसे। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी ग्रीन कलर हो गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है क्लोरोफिल इज एक्सट्रैक्टेड, क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए अल्कोहल का सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दिया गया है बुक में, इसीलिए मैं ये लाया। देखो यहाँ पे लिखा होगा, और यहाँ पे कहाँ पे है, हाँ, व्हाट हैपेंड टू द कलर ऑफ लीफ। लीफ क्या होता है, लीफ पेल येलो पड़ जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ग्रीन बन जाता है। पता चल गया। देन उसको लाके हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट। सर ये आयोडीन टेस्ट क्या है, सिंपल, जो लीफ हम अल्कोहल से निकालेंगे उसके ऊपर हम लोग डालेंगे आयोडीन। सर तो बड़ी कमाल की चीज है। तो आयोडीन क्या करेगा, जहां पे ग्रीन वाला पोर्शन होगा, जहां पे जितनी जगह पे ग्रीन पोर्शन होगा, ये वाला जो जगह जहां पे मैं देखो हल्का हल्का मार्किंग कर रहा हूं, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन होगा इसमें प्रेजेंट है क्या, इसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल। और ये सनलाइट में क्या करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा। फूड बोले तो स्टार्च प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो स्टार्च है ना, ये जब आयोडीन के कांटेक्ट में आता है, यहाँ पे देखो व्हेन आयोडीन एडेड टू लीफ, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो जब भी आयोडीन के कांटेक्ट में आता है तो वो हमेशा ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये लीफ का ग्रीन कलर है। अगर ग्रीन कलर है तो प्लांट इसमें फूड जरूर प्रोड्यूस किया होगा। क्यों, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस करेगा ना। तो देखो बस उतना ही पार्ट यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया, जितना पार्ट यहाँ पे ग्रीन आया था उतना ही पार्ट यहाँ पे ब्लैक आ गया। बाकी जहां पे ग्रीन नहीं था, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन जो पिंक था, ये देखो येलो कलर का, पेल येलो कलर का है। क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। देखो ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ लेना, सेम उसी के ऊपर बेस्ड है। क्यों येलो हुआ, क्यों ग्रीन हुआ, ये सब वगैरह। देखो व्हाट हैपेंड टू द कलर ऑफ लीफ, लीफ पेल हो जाता है और व्हाइट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल डिजोल्व इन द क्लोरोफिल, ठीक है, एंड अल्कोहल ग्रीन में हो जाता है। तो मैंने ये समझा दिया, ध्यान से देखो, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो स्टोमाटा होता है, क्या वो अपने मन के हिसाब से ओपन एंड क्लोज हो सकता है, बताओ। नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है since the large amount of water can also be lost through the stomata, the plant closes the pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। भाई जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहेगा, मतलब नहीं नीडेड होगा, तो वो इसको खोला कैसे रखेगा। देखो यहाँ पे लिखा है गार्ड सेल, ये है ओपन स्टोमाटा। तो अगर इसको ओपन रखता है ना, तो प्लांट की देखो, सपोज ये है लीफ, सॉरी ये है सपोज है प्लांट, ठीक है, प्लांट में ये है एक छोटू सा लीफ, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो अगर इसका स्टोमाटा ओपन है तो जितने भी सारे वाटर वेपर है वो बाहर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर तो उनका दादा बैठा है, ऊपर कौन बैठा है, ऊपर तो सन बैठा है। तो सन सारे वाटर को खींच लेता है अपनी तरफ, कौन से प्रोसेस में, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है प्लांट को, तो वो सिंपल क्या कर देते हैं, स्टोमाटा को क्लोज कर देते हैं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, स्टोमाटा को क्लोज कर दो, वरना वो खींच लेगा, ठीक है। और जब ओपनिंग एंड स्टोमाटा क्लोजिंग होता है, वो क्या होता है, पानी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि लिखा है गार्ड सेल स्वेल व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू देम, जब इसमें से सारा पानी आ जाएगा, बहुत सारा पानी आ जाएगा, तो ये स्पॉन्ज की तरह फूल जाएंगे, ठीक है, तब ये ओपन हो जाएंगे, तब ये पूरा ओपन हो जाएंगे।
और जब इसमें से पूरा पानी निकल जाएगा तो ये हो जाएंगे श्रिंक हो जाएंगे, ये यहाँ पे हो जाएंगे श्रिंक। जब श्रिंक हो जाएंगे तब ये क्लोज हो जाएंगे। क्लियर बात। जब एक्सेस पानी जाता है तब होता है स्वेल एंड स्टोमाटा होता है ओपन। जब इसमें से सारा पानी निकल जाएगा तो ये कर जाएंगे श्रिंक, स्टोमाटा हो जाएगा क्लोज। क्लियर इतनी बात? ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट ये जो एक्टिविटी है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान से देख लेना। एक चीज है इसमें से, इसने क्या किया, एक प्लेट में एक केमिकल रखा जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या रखा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये CO2 को करता है अब्सॉर्ब। क्या करता है? CO2 को ये करता है अब्सॉर्ब। तो बेसिकली अगर इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें से जितना भी सारा CO2 प्रेजेंट होगा, ये सारा CO2 ये अब्सॉर्ब कर लेगा। तो क्या इस वाले पॉट में CO2 है? क्या इस वाले पॉट में CO2 प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 कंपलसरी चाहिए, मतलब ये वाला जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। इसका बस यही कॉन्सेप्ट है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये करता है सारा CO2 अब्सॉर्ब। क्लियर? ठीक है, ओके। देन ये जो छोटा इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ है, इसको ध्यान से देखो। लिखा है जो भी ऑटोट्रॉफ है वो सारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं खुद, बट उसको अदर रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होता है। जैसे कि क्या सर? जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। फूड तो उन्होंने बना लिया, पर उसके साथ साथ उसको कुछ और रॉ मटेरियल भी चाहिए जो वो नीडेड करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। सीधा क्वेश्चन आएगा, फूड को छोड़ के ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जो प्लांट नीडेड करता है अपने ग्रोथ के लिए? ठीक है, और वो तो एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। जैसे कि एटमॉस्फेयर से प्लांट ने ले लिया CO2, ठीक उसी तरह क्या वो एटमॉस्फेयर से फॉस्फोरस ले सकता है? क्या वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले सकता है? बिल्कुल ही नहीं। तो ये कहां से ले? ये लेते हैं वो सॉइल से। और तुम्हें ये पता होगा कि जो नाइट्रेट है वो भी डायरेक्टली गैस फॉर्म में प्लांट नहीं ले सकता। जो भी नाइट्रोजन जो है उसको गैस फॉर्म में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट ने अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक उसी तरह नाइट्रोजन गैस को प्लांट अपने बॉडी में डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो वो नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है पहले, उसके बाद जाके प्लांट उसको लेता है अपने बॉडी पे। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वाले स्लाइड में हम लोग क्या समझे? इसमें हम लोग समझे कि प्लांट को ग्रो होने के लिए सिर्फ फूड नहीं चाहिए, कुछ अदर कंपाउंड भी चाहिए जिसका नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। और ये सारा चीज प्लांट लेता है कहाँ से? सॉइल से। और जो नाइट्रोजन है वो इंपॉर्टेंट तो है, पर उसको गैस फॉर्मेट में प्लांट नहीं ले सकता, तो उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको कौन कन्वर्ट करता है? कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर बात? क्लियर हो गया इतना बात? ठीक है, देन देखो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आएगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इजी बात है, ऑटोट्रॉफिक जो खुद फूड बनाए, हेटेरोट्रॉफिक जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हेटेरोट्रॉफिक में आ जाएगा होलोजोइक, सैप्रोफाइट, पैरासाइट। देखो छोटे छोटे लाइन में क्या लिखा है। होलोजोइक वो है वो जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बस इतना ध्यान से देख लो, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा देख लो। जो होलोजोइक है वो डायरेक्टली फूड अपने सीधा लेके खा रहे हैं। जैसे कि एक एप्पल है, तुम लोग सीधा एप्पल को काट के मुंह में डाल दोगे तो वो हो जाएगा होलोजोइक। जैसे कि ह्यूमन होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं। सैप्रोफाइट क्या होता है? ये डिपेंड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। कोई चीज अगर डेड है तो उसके ऊपर रह के उसमें से फूड लेगा सैप्रोफाइट। और पैरासाइट क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहेगा, उसको खा के और उस ऑर्गेनिज्म को डैमेज करेगा। जैसे कि फ्लीज हो गया, लाइस हो गया। लाइस जब बॉडी पे निकल, जैसे कि सिंपल मस्कीटो मान लो, मस्कीटो हमारे बॉडी में आता है, हमारे ब्लड खाता है और हमारा ही नुकसान पहुंचाता है, उसको बोलेंगे पैरासाइटिज्म। एक लिविंग ऑर्गन के अंदर रहता है, उससे वो फूड लेता है और उसी का हार्म करता है। सैप्रोफाइट डेड एंड डिकेइंग, होलोजोइक जो सीधा फूड को अपने मुंह में डालते हैं सॉलिड मैटर में। जैसे कि डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करता है सैप्रोफाइट, वो एक्सटर्नल ब्रेकडाउन करते हैं फूड का। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल ब्रेकडाउन का मतलब क्या है सर?
मतलब जो मशरूम है, जो सैप्रोफाइट्स है, जैसे कि हमारा जो फूड है स्टोमक में जाता है, तो मतलब इतना पता होगा ना, स्टोमक में जाता है हमारा फूड, तो स्टोमक के अंदर जाके वो डाइजेस्ट होता है। पर सर मशरूम का ऐसा नहीं होता, उनका डाइजेशन उनके बॉडी के बाहर होता है। लाइक ये अगर पूरा एक कूड़ा है, उस इसके ऊपर अगर एक मशरूम प्लांट है, ऐसे मशरूम प्लांट है, तो इसका जो बॉडी बाहर है, ये आउटसाइड में क्या करेगा, फूड को ब्रेक करेगा। जैसे कि हमने फूड खाया, हमारे स्टोमक के अंदर ब्रेक डाउन होता है, मशरूम में वैसा नहीं होता। क्लियर। कुछ लोग जो है होल मटेरियल खाते हैं, जैसे कि हम लोग होलोजोइक हो गए। पैरासाइट तो मैंने समझा दिया, पैरासाइट प्लांट का कुछ एग्जांपल याद कर लो, कुस्कुटा है पैरासाइट प्लांट, और कुछ एनिमल्स है जो कि टिक्स, लाइस एंड लीचेस है। क्लियर। तो देखो होलोजोइक, यहाँ पे ये बच्चा कितना डायरेक्टली फूड को लेके अपना मुंह में ठूस रहा है। देखो यहाँ पे swallowing होता है फूड का, और यहाँ पे होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। कुछ भी कंफ्यूज मत हो, ये मैं बाद में पूरा क्लियर समझा दूंगा। बस याद रखो ये 5 प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं आराम से बाद में इसको समझा दूंगा, अभी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 5 प्रोसेस का नाम याद रखो, ना भी याद रखो तो चलेगा, मैं बाद में बता दूंगा। होलोजी पता चल गया, जिसमें हम लोग फूड को स्वालो करते हैं, चबा के खाते हैं। तो हम देखते हैं न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म्स में हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमोइबा का। तो अमोइबा में क्या होता है, उसका एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है स्यूडोपोडिया। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा है, ये है स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया में पी आता है। तो सबसे पहले ये फूड के अराउंड ऐसे कवर हो जाता है, बाद में उसको कैप्चर कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज एक फूड है, यहाँ पे एक फूड है, और यहाँ पे है बेचारा है कि अमोइबा। तो धीरे धीरे ये जाके क्या करेगा, यहाँ पे ये रिलीज करेगा अपना सीडोपोडिया, ऐसे करके फूड के अराउंड एक बाउंड्री टाइप बना देगा। फिर वो क्या करेगा, वो बाउंड्री को तोड़ के, यहाँ से बाउंड्री को तोड़ के फिर से उसको एकदम पूरा ऐसे खा लेगा, पूरा अपने बॉडी में ले जाएगा, ठीक है। और जहां पे ये फूड वैक्यूल क्रिएट करता है, ये होता है फूड वैक्यूल, फूड इसके अंदर आ गया, ठीक है। उसके अंदर जब जाता है, देन जाके फूड वहां पे ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस पे। तो अमोइबा में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जाएगा कि सब्सटेंस जब ब्रेक होता है अमोइबा के बॉडी में, तो वो अपने बॉडी के अंदर ब्रेक होता है कि अपने बॉडी के बाहर ब्रेक होता है, तो वो ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वन बॉडी के अंदर होता है। कहाँ पे, फूड वैक्यूल पे। क्लियर। देन वो जो मटेरियल्स है उसको वो साइटोप्लाज्म में डाल देता है। मटेरियल्स यानी कि जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो साइटोप्लाज्म में ले लेता है, और जितना भी सारे अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव कर देता है बाहर, अपने बॉडी के बाहर रिमूव कर देता है। ठीक उसी तरह एक और ऑर्गेनिज्म का नाम है पैरामेसियम, ठीक है। ये चप्पल शेप का है, ठीक है। और इसके यहाँ पे है सिलिया। सिलिया क्या होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने पिक्चर ऐड नहीं किया। पैरामेसियम का शेप कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे इसी टाइप का कुछ, ठीक है। इसके बॉडी के बाहर ऐसे 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 छोटे 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 हेयर लाइक होंगे। क्यों, क्योंकि ये हेयर उन्हें मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ऐसे 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 हेयर लाइक होंगे। और इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है सिलिया। क्लियर बात, सिलिया से ये मूव करता है। क्लियर। देन हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। यहां से मैक्सिमम 15 मिनट आपको लगेगा, बट ये 15 मिनट सबसे क्रूशियल है, सबसे क्रूशियल, ठीक है। न्यूट्रिशन ह्यूमन क्या होता है, हमारे बॉडी में जब फूड जाके अंदर ब्रेकडाउन होगा तो वो एक एलिमेंटरी कैनल में काम करता है। सारे चीजें एलिमेंटरी कैनल में होता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर एलिमेंटरी कैनल क्या है और ओसोफेगस, इसमें डिफरेंस क्या है। एलिमेंटरी कैनल है पूरा माउथ कैविटी से लेके ये जो पूरा पाइप जा रहा है, यहाँ पे ये जो मैं डार्क कलर करता हूँ, ये जो पूरा पाइप जा रहा है, देखो जहाँ पे मैं डार्कनिंग कर रहा हूँ, ये जो पूरा पाइप जा रहा है, ये जो पूरा पाइप गया स्टोमा के अंदर, देन वहाँ पे निकला, देन वहाँ पे ये जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, देन लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, देन जाके पूरा अनस तक। तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे एलिमेंटरी कैनल, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लाइक माउथ हो गया एक पार्ट, ओसोफेगस हो गया एक पार्ट, स्टोमक हो गया उसमें एक पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया उसमें एक पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया उसमें एक पार्ट, रेक्टम हो गया एक पार्ट, आनस हो गया एक पार्ट। मतलब पूरा जो माउथ से लेकर आनस तक वो है एलिमेंटरी कैनल।
बाकी सारे चीजें जो है वो उसके छोटे छोटे पार्ट है। सिर्फ यहीं से इतना तक हम लोग बोलेंगे इसको ओसोफेगस, और इसका नाम है क्या, इसका नाम है फूड पाइप। क्लियर बात, ठीक है। सबसे पहले डाइजेशन हमारा शुरू होता है माउथ में, डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में। माउथ में क्या होता है, ध्यान से देखो, अभी 15 मिनट हम लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे। माउथ में क्या होता है, फूड क्रॉस होता है, माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे टीथ है, देखो यहाँ पे टीथ है, ये चबा रहा है फूड को, फूड क्रॉस होता है। क्रॉस होने के बाद वो सलाइवा में मिक्स होता है, और सलाइवा में एक टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में। और जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका काम क्या है, ये ब्रेक करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में, स्टार्च को ये सिंपल शुगर में ब्रेक कर देगा, कौन, सलाइवरी अमाइलेज। तो सिंपल से बात, जब हम फूड को चबाए अपने माउथ में, किस में चबाए, टीथ में चबाए, तो माउथ से एक निकलेगा जूस टाइप का सलाइवा, उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, और उसमें सलाइवरी ग्लैंड होता है, और एक एंजाइम जो है उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। देखो यहाँ पे लिखा है सलाइवरी अमाइलेज, और ये एंजाइम सीक्रेट होता है कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड से। और उसका काम क्या होता है, वो फूड को हल्का ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ऑप्शन आएगा कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, ना 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 ना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन करता है किसको, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को। उसके बाद जब फूड पाइप में जाएगा, ये जो होता है ना ओसोफेगस, ये इसको हम लोग बोलेंगे फूड पाइप, इसको हम लोग सिंपल टर्म में बोलते हैं फूड पाइप। तो जब यही फूड हमारा फूड पाइप में जाएगा तो वो सीधा नहीं कि ये फूड पाइप हो गया, फूड गया नीचे टपक गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फूड जब जाता है तो वो कंट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम सिकड़ गया है, रिलैक्स हो गया है, और यहाँ पे एकदम सा चिपक गया है, कंट्रैक्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे कंट्रैक्ट, यहाँ पे रिलैक्स, फिर यहाँ पे कंट्रैक्ट, यहाँ पे रिलैक्स, यहाँ पे देखो ये है कंट्रैक्ट और यहाँ पे ये है रिलैक्स। तो वो जो फूड पाइप कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है, इससे फूड आराम से आगे निकल जाएगा, और इसी मोमेंट को हम लोग नाम दे देंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है। जब फूड ओसोफेगस में जाएगा तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो पुश फॉरवर्ड होगा एक रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के हेल्प से। वो कौन करेगा रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो करेगा ओसोफेगस और एलिमेंटरी कैनल, और यहाँ पे ओसोफेगस भी करेगा वो। उसी मोमेंट को हम लोग बोलेंगे पेरिस्टाल्सिस। देन फूड सीधा जाके स्टोमक में पहुंच गया। स्टोमक में बहुत सिंपल चीज है, स्टोमक एक जे शेप्ड और सी शेप्ड, कुछ भी लिख लो, जे शेप और सी शेप कोई भी टाइप का एक ऑर्गन है, ठीक है। ये एक होलो ऑर्गन है, मतलब इसका अंदर वैक्यूम होता है, ये इस जो अंदर है ना इसके वैक्यूम होता है, ठीक है। जब वहां पे फूड जाके गिरता है तो स्टोमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, उसके साथ साथ पेप्सिन सीक्रेट करता है एंड म्यूकस सीक्रेट करता है। सर क्या बात कर रहे हो, पेप्सिन क्या है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। याद करो, थोड़ी एक दो स्लाइड पहले हमने पढ़ा था अमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक उसी तरह जो पेप्सिन है, पेप्सिन वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। सर ये म्यूकस क्या चीज है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत पावरफुल है, वो स्टोमक को डैमेज कर सकता है, खराब कर सकता है स्टोमक को, तो उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। यानी कि सर म्यूकस जो है क्या वो कैप्टन या अमेरिका की तरह प्रोटेक्ट करता है, हाँ इसी टाइप का। यहाँ पे सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड गया तो ये स्टोमक को किया प्रोटेक्शन। देखो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, दो काम करता है। याद रखना, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फंक्शन पड़ता है एग्जाम में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है। उसका दो काम है। सर क्या दो काम, एक है वो प्रिवेंट करता है फर्मेंटेशन ऑफ फूड को, मतलब जो फूड गया स्टोमक के अंदर वो स्टोमक के अंदर पच नहीं जाएगा, फर्मेंटेड नहीं होगा, ये एक काम है। सेकंड काम है ये मार देता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारे फूड में गया। जैसे कि हमने मार्केट से एप्पल लिया, बिना धोए खा लिए, क्या हमको डिजीज हो गया, नहीं होगा। जब हम खाएंगे तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आराम से मार देगा। और प्रोटेक्ट द इनर वॉल कौन करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, जो कि हाईली एसिडिक HCl होता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका एसिडिक नेचर से स्टोमक को बचाता है कौन, म्यूकस। क्लियर
क्लियर। देन स्टोमक में जब फूड जाएगा तो वो पार्शियली डाइजेस्ट होगा। ध्यान से ये चीज याद रखना, कभी भी स्टोमक में फूड कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता, कंप्लीट डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पढ़ेंगे आगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। स्टोमक में होगा पार्शियल डाइजेस्टेड फूड, उसको हम लोग बोलेंगे काइम, CHYME। देन ये एंटर करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। और स्टोमक का जो एग्जिट पार्ट है वहां पे एक टाइप का मसल है जिसका नाम है स्पिंक्टर मसल। एंड ये धीरे 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 फूड क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ता है। ऐसे नहीं कि स्टोमक है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक में फूड काम हो गया उसके बाद धड़ाक से टपक में नीचे गिर गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टोमक के जो एंड पार्ट है वहां पे एक मसल है जो कि धीरे 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 क्या करता है, फूड को छोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्पिंक्टर मसल। जैसे कि यहाँ पे देखो आगे मैं शायद डालूंगा, हाँ ये है पूरा स्टोमक, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये होता है तुम्हारा स्पिंक्टर मसल। स्टोमक में जो फूड आएगा तो ये धीरे धीरे करके उसको आगे छोड़ेगा। क्लियर बात इतना। ए कॉमन हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। भाई ये क्या है, बहुत ही क्रिटिकल लैंग्वेज है, ध्यान से, कुछ भी क्रिटिकल नहीं, घंटा क्रिटिकल है, बहुत ईजी है। It is formed a common bile duct from the liver and gallbladder as well as pancreatic duct। यानी कि सर यहाँ पे क्या होता है, जब स्टोमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे दो चीजें आके मिलता है। क्या है चीजें, ये है लिवर, लिवर से क्या आ जाएगा, बाइल जूस। ये देखो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान से जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये जो पाइप को जरा जूम करो, ये जो पाइप है, मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, ये जो पाइप है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये आ गया, ये जो पोर्शन है, ध्यान से यहाँ पे देखो, ध्यान से, क्या देखो सर, पैनक्रियास से यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस आएगा और लिवर से यहाँ से बाइल जूस आएगा। तो ये दोनों जो जूसेस है वो एक साथ जाके गिर रहे हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और उसी को बोलेंगे कॉमन हेपाटिक डक्ट। तो ये जो पोर्शन है ना, ये है कॉमन हेपाटिक डक्ट। यानी कि ये लिवर से लेगा बाइल जूस, यहां से लेगा पैनक्रियाटिक जूस, दोनों को एक साथ डालेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो यहाँ पे वही तो लिखा है, ए कॉमन हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मतलब ये जो एंड पार्ट है ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे ड्यूडेनम, जहां पे ये जो स्पिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम लिवर एंड गॉल ब्लैडर एज वेल एज पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो गॉल ब्लैडर क्या है सर, इसमें क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है, और बाइल जूस प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है। ये जो लिवर है इसने बाइल जूस प्रोड्यूस किया, वो आके स्टोर होके रहा इस गॉल ब्लैडर में। इसमें से एक कॉमन डक्ट है जिसमें से दोनों पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस ये दोनों जाके गिरते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। क्लियर बात। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होता है। एग्जाम में इतना बार क्वेश्चन आ सकता है ना, इसके ऊपर पूछो मत कि कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, एक ही आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। कहीं पे भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता सिवाय स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया। द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रेफर टू इज द ड्यूडेनम रिसीव पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिफाइड फूड फ्रॉम द स्टोमक। जहां पे ये दो स्टोमक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो पार्ट है ना ये होता है हमारा ड्यूडेनम। मतलब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये है तुम्हारे सी शेप का ऑर्गन जो कि है हमारा क्या, स्टोमक, और यहाँ से धीरे 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 जॉइंट होकर यहाँ से हमारा निकलेगा क्या, यहाँ से हमारा निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी पार्ट में जो मसल प्रेजेंट होगा ना, इसी पार्ट में जो मसल प्रेजेंट होगा यहाँ पे वो हो जाएगा स्प्रिंक्टर मसल। क्या हो जाएगा, स्प्रिंक्टर मसल। और यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है, इसी को हम लोग बोल देंगे ड्यूडेनम, मतलब स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है। क्लियर। ड्यूडेनल ग्लैंड सीक्रेट अल्कालाइन म्यूकस कंटेनिंग जूस। अल्कालाइन का मतलब क्या है सर, आगे पढ़ेंगे, ये है बेस, ठीक है। दैट हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द काइम एंड प्रोटेक्ट द ड्यूडेनल वॉल फ्रॉम कोरोजन। जो काइम आता था, जो काइम कहाँ से आता था, जो काइम स्टोमक से आया था, वो था हमारा एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर जब वो यहां से होके गुजरेगा, इस वाले पार्ट से होके गुजरेगा, तो यहां से कुछ बेस रिलीज होंगे। यहां से क्या रिलीज होंगे, कुछ बेस रिलीज होंगे, बेस। तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा।
समझ में आएगा? जैसे कि यहाँ से जो जब एंट्री मारेगा ना, यहाँ से जब एंट्री मारेगा तो ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से कुछ बेस रिलीज होगा, अल्कालाइन मटेरियल रिलीज होगा, जो कि वो एसिड को न्यूट्रल कर देगा। आगे देखते हैं जो फैट होता है ना, वो लार्ज ग्लोब्यूल होता है। ये देखो, ये होता है फैट, एकदम बड़ा बड़ा। और ये जो बड़ा बड़ा फैट है, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता हमारे बॉडी पे, तो इसको छोटा छोटा करके ब्रेक करना पड़ेगा। सिंपल चीज सर, अगर बड़ा बड़ा ब्रेक नहीं हो रहा है तो उसको छोटा छोटा में तोड़ दो, ठीक है। इसको तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। मतलब बाइल सल्ट ब्रेक्स फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये है आपका बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल, ये है आपका स्मॉल ग्लोब्यूल। इसको तोड़ा कौन? इंपॉर्टेंट है, इसको तोड़ा बाइल जूस, जो वही बाइल जूस जो कि हमारे लिवर से निकल के एक हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? और जो एंजाइम लाइपेज होता है पैंक्रियाटिक जूस में, वो ब्रेक करते हैं किसको? फैट को। क्लियर बात? देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया, जो एंजाइम ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन ब्रेक करता है, जो एंजाइम लाइपेज होता है वो फैट ब्रेक करता है, जो अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करता है। हालांकि अमाइलेज जो होता है वो दो जगह में प्रोड्यूस होता है, याद करो, एक हमारे सालिवाई में प्रोड्यूस हुआ और एक यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस में प्रोड्यूस हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है पैंक्रियाटिक जूस। ये जो तीनों है ना, ये तीनों पैंक्रियाटिक जूस से निकलेंगे। और ये जो ट्रिप्सिन है, ये ओनली काम करेगा बेस मीडियम में। याद करो, स्टोमाटा से निकलता था क्या? स्टोमाटा से निकलता था पेप्सिन, बट वो काम करता था एसिड वाले मीडियम में, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? स्टोमा को एसिडिक बनाया था। पर ये तो काम करेगा बेस में, इसीलिए मैंने कहा यहां से जब फूड जाएगा, तो इस वाले पर्सन से कुछ अल्कालाइन चीजें रिलीज होगा जो कि फूड को बेस बना देंगे। क्लियर बात? ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ठीक है। और सबसे एक छोटा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो प्रोटीन होता है ना, ये ब्रेक कर देता है अमीनो एसिड में, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ब्रेक होके बनता है ग्लूकोज, और जो फैट्स होता है वो ब्रेक होके बनता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। कौन कौन किसको ब्रेक किया, याद आ गया? ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है, ध्यान से देखो, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका अंदर, उसका जो इनर लाइनिंग होता है ना, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे कि ये होता है ना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर एक छोटा फिंगर टाइप का ऐसा प्रोजेक्ट होगा। देखो यहाँ पे देखो, ये है पूरा उसके अंदर एक पाइप। इसके अंदर जब फूड जाएगा ना, तो इसके अंदर देखो ऐसा करके कितने सारे हैं, देखो कितने सारे, लाखों, एक दो नहीं, लाखों है। सर ऐसा क्यों है? ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने में। किस लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड। जब भी फूड स्टोमक में ऑब्जर्व होगा, जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होगा, तो उसमें सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ये लोग। और ये जो भिल्ली है ना, ये कनेक्टेड है ब्लड वेसल। देखो ये एक फिंगर प्रोजेक्शन मैंने ले लिया डायग्राम, यहाँ पे ये एक फिंगर प्रोजेक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखो इस साइड में, ध्यान से देखो इस वाले पोर्शन में, ये ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड है। लाइक हर एक जो भिल्ली तुम ये देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो छोटू सा निकला, ये उसके अंदर से कनेक्टेड होगा ब्लड वेसल से। क्यों? क्योंकि जब कंप्लीट न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व हो जाएगा तो ये ब्लड वेसल के हेल्प से ऑब्जर्व फूड को एवरी सेल में पहुंचाएगा। हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में ये फूड को पहुंचा देगा। जहां पे क्या होता है, ये ब्रेक होता है फूड, उसमें से एनर्जी निकलता है, उसमें से कुछ न्यू टिश्यू बर्न होते हैं एनर्जी निकलने के लिए, और उसमें हम लोग रिपेयर भी करते हैं सेल को। क्लियर बात? इतना कि भाई जो स्टोमक का स्मॉल इंटेस्टाइन का भिल्ली वाला पोर्शन है, जो भिल्ली है, उसमें बहुत सारे छोटे ऐसे फिंगर लाइक चीजें हैं जिसमें अब्जॉर्प्शन स्पीड होता है। कैसे भाई? ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया, और ये अंदर से कनेक्टेड है किससे? ब्लड वेसल से, जो कि न्यूट्रिएंट वाले फूड को
लेके पहुंचाते हैं सेल के पास। एक और बार रिपीट करता हूँ, स्टोमक में फाइनल डाइजेशन नहीं होता, फाइनल डाइजेशन होता है हमारे झिल्ली पे, ठीक है। और छोटी छोटी बातें देखो ध्यान से, बस 1-2 मिनट और। क्या जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये हर एक प्लांट के हर एक एनिमल के सेम है? नहीं, हर्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि हाई बल्क ऑफ वीगल मैटर, वेजिटल मैटर एंड सेल्यूलोज, जो प्लांट होता है ना उनके बॉडी में होता है सेल्यूलोज। ये इतना बदमाश है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता और इसीलिए उनका लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब बहुत बड़ा एज कंपेयर टू कार्निवोरस। क्यों? क्योंकि एनिमल फूड में स्मॉल अमाउंट ऑफ चीजें होता है जो कि इजीली ब्रेक हो जाता है। यहां से देखो, यहां से उसका स्टार्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे 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 ऐसे 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 करके देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा है। याद रखना, जो एनिमल है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हर्बीवोरस एनिमल है, हर्बीवोरस एनिमल, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोरस एनिमल से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है उनके फूड में। क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है उनका फूड में। क्लियर? और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा, मतलब डाइजेस्ट जो हो गया तो हो गया, वो ब्लड वेसल में सेल के पास चला गया। जो अनडाइजेस्टेड फूड हुआ वो तब जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्यों भाई? वहां पे वाटर रीअब्सॉर्ब होता है और वाटर के साथ साथ भी याद रखना सॉल्ट भी अब्सॉर्ब हो जाता है वहां पे। और अब्सॉर्ब होने के बाद वो जाके स्टोर होता है कहाँ पे? वो स्टोर होता है रेक्टम पे। ये जो पार्ट है ना, ये है तुम्हारे रेक्टम, और ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ब्राउन कलर का, ये है तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन। इसी में पूरा अब्सॉर्ब होता है वाटर एंड सॉल्ट, और बाद में जाके इस वाले पोर्शन में ये हो जाता है स्टोर। ये होता है आपका क्या? रेक्टम। और जब ये स्टोर हो जाएगा तो नीचे जो हिस्सा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे एनस। और यहां से जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकल जाएगा ड्यू टू वन मसल। उस मसल का नाम क्या है? उस मसल का नाम है स्प्रिंटर, एनल स्प्रिंटर। देखो यहाँ पे, देखो ये रहा तुम्हारा एनल स्प्रिंटर, ये देखो ये है तुम्हारा एनल स्प्रिंटर। ये देखो यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल एनल स्प्रिंटर। ये मसल यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस होता है, जिसके हेल्प से जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकल गया। क्लियर बात है? ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा लंबा लगे तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो ना, हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया। कोई भी पर्सन तुम्हारे बुक में नहीं छूटेगा, चाहे रेफरेंस बुक ले लो, चाहे एसचंद ले लो, चाहे तुम एग्जाम आइडिया बुक ले लो, चाहे तुम ओसवाल ले लो, कोई भी बुक में अगर एक पॉइंट छूटे ना तो तुम कमेंट मत करना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।